हेलो बच्चों, हमारा अगला टर्म है, आज हम डिस्कस करेंगे, वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का पहला हम सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम उसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं या हमारी कोई लाइबिलिटी इनकर हो जाती है, और क्यों होता है ऐसा? फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स एंड सर्विस। या तो मैंने कोई एसेट्स खरीदा, मैंने कोई गुड्स खरीदा, या मैंने किसी की कोई सर्विस एक्वायर करी, तो होगा क्या, मेरा या तो कुछ खर्चा होगा अगर मैं कैश में कर देता हूँ वो काम, या अगर मैं उधार पे करता हूँ तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जनरली जैसे मान लो मैंने रेंट पे करा, तो जो रेंट मैं पे करूँगा वो मेरा एक्सपेंडिचर है। मैंने सैलरी पे करी, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। मैंने फर्नीचर खरीदा, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदी, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। मतलब जो भी खर्चा मेरा होगा, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड, वो मेरा एक्सपेंडिचर माना जाएगा फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स एंड सर्विस। अब बात यह आती है कि इसको अलग अलग भी करना पड़ता है। तो अकाउंट्स में जनरली एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होते तीन है वैसे, एक डेफर्ड रेवेन्यू भी होता है, वो भी मैं समझाऊंगा, आउट ऑफ कोर्स है 11th क्लास में। क्लास 11th के बच्चों को वो नहीं समझे कि समझाऊंगा, वो आना चाहिए आपको। तो आपका कैपिटल और रेवेन्यू, पहले आप ये दो समझो। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी एसेट को खरीदने के लिए या एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए किया गया खर्चा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, अगर मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है, ध्यान से सुनना, स्टेशनरी खरीदना बेचना मेरा काम है, मेरी दुकान है स्टेशनरी की, और मैं फर्नीचर खरीद के लाया अपनी दुकान के लिए, तो वो जो फर्नीचर है वो मेरा एसेट है सर, ठीक है। तो वो जो फर्नीचर पे मैंने खर्चा किया है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्या आप मुझे बताओ, वो जो फर्नीचर मैंने खरीदा क्या वो उसी साल यूज़ हो जाएगा, या उसका बेनिफिट मैं उसी साल कंज्यूम कर लूँगा जिस साल मैंने खरीदा है? नहीं सर, फर्नीचर आप लाए हो तो कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल तो चलेगा ना। आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा, ये थोड़ी है कि आज खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर आप उसे बेनिफिट कंज्यूम कर लोगे, नहीं, ठीक है ना। तो वो पूरा बेनिफिट हम उसी साल उसका कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम किसी एसेट्स को खरीदने के लिए या एसेट्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोई खर्चा करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये उधार पे भी हो सकता है, तो लाइबिलिटी भी इनकर हो सकती है, लाइबिलिटी भी इनकर हो सकती है, आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब मेरे पास एसेट तो आएगा, अगर मैं कैश में खरीदूंगा तो मेरे पास मशीनरी आ जाएगी, कैश चला जाएगा, और मैं उधार पे खरीदूंगा तो मेरे पास मशीनरी अगर खरीदी तो मशीनरी आ गई, साथ साथ एक लाइबिलिटी भी आ गई, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लो आपने अपनी उसी स्टेशनरी की दुकान के लिए एयर कंडीशन खरीदा। अब एयर कंडीशन आप वोल्टास का लेके आए 40,000 रुपये का, क्या ला के आपका काम हो जाएगा? नहीं सर, उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है, दीवार पे सेट करना पड़ता है, वो हमारे बस का काम नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी का कोई आएगा रिप्रेजेंटेटिव, या आप किसी से भी करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जब वो आएगा इंस्टॉल करने के लिए तो वो कहेगा सर 3,000 रुपये इंस्टॉलेशन के भी लगेंगे, मतलब 40,000 का एसी और 3,000 आपने उसको इंस्टॉल कराने के दिए। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि एसी कितने का खरीदा, तो आप क्या बताओगे, 40 का खरीदा कि 43 का खरीदा? 43,000 का। क्यों? क्योंकि 3,000 रुपये खर्च किए बिना उस 40,000 रुपये के एसी की कोई वैल्यू थी नहीं आपके लिए, मतलब आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जब तक वो 3,000 रुपये आप खर्च ना कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एसेट पुट टू यूज़ करने से पहले उसके ऊपर जितने खर्चे किए जाते हैं उसी एसेट्स के ऊपर, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल वही एसी जो टेम्पो वाला लेके आया था, 1,000 रुपये उसने भी लिए घर तक छोड़ने के, दुकान तक छोड़ने के, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ये बातें हमारे आगे के चैप्टर में यूज़ होंगी, जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, वहाँ बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट कि कब कौन सा एक्सपेंडिचर उस एसेट में ऐड करना है और कौन सा एक्सपेंडिचर उस एसेट्स में ऐड नहीं करना है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कोई भी नया एसेट खरीदने के लिए या एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए। एग्जिस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास बिल्डिंग थी ऑलरेडी, आपने नई बिल्डिंग नहीं खरीदी, पुरानी ही बिल्डिंग को आपने रिनोवेट करवा दिया। रिनोवेट मतलब आपने बढ़िया से एकदम पूरा उसमें टाइल्स वाइल्स लगवा दिए और अच्छे तरीके से उसकी सुंदरता बढ़ा दी, तो उस पर कुछ खर्चा हुआ होगा। तो वो जो खर्चा हुआ है उस एग्जिस्टिंग वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, ताकि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आ गया? फिर से एक लाइन में सम अप कर देते हैं, कोई भी एसेट, नया एसेट खरीदने के लिए या एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाले खर्चे जिनका बेनिफिट आप उसी साल कंज्यूम कर लेते हो। आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी तो उसका बेनिफिट आप उसी साल ले लोगे। अगर आप उस साल नहीं ले पाते हो तो मैंने बताया भी था, अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया और आपने उसको पैसा दे दिया तो फिर वो कुछ और हो जाता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपने उसको सैलरी दी और बेनिफिट उसी साल ले लिया तो वो एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर आपने उसको सैलरी दे दी अगले साल की, मान लो इस अकाउंटिंग ईयर में अगले अकाउंटिंग ईयर की 2 महीने की सैलरी दे दी, तो बेनिफिट इस अकाउंटिंग ईयर में आपने नहीं लिया तो फिर वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। वो कौन सा होगा मैं बताऊंगा, होता है वो भी, लेकिन वो एसेट्स मान लिया जाएगा फिर, ठीक है। वो मैं एसेट्स वाले पार्ट में बता चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो उसको जरूर देख लें, लेक्चर 2, क्योंकि वो पूरी 33 मिनट की क्लास एसेट और रिसीप्ट पर बेस्ड थी। 2 टर्म बस पूरे 33 मिनट चले गए थे, तो बहुत डिटेल में बता दिया है मैंने वहाँ पे वो बातें। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने रेंट पे करा तो बेनिफिट उसी साल ले लोगे, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पे करी और बेनिफिट उसी साल ले लिया, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, बेनिफिट ले लिया, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब सिंगल लाइन में आप समझो, जो खर्चा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और जो मेरे बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बार बार आप बोलते हो, ये बनाएंगे हम 17वें 18वें चैप्टर में, भी बहुत दूर है, अभी हम सेकंड चैप्टर में हैं, ठीक है ना। अभी बहुत छोटे बच्चे हो आप लोग, बहुत नया नया अकाउंट बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना है, लेकिन बातें पता होनी चाहिए। तो मतलब मैंने क्या कहा कि जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर या उसी अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर लिया जाए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट आपको लग रहा है कि आने वाले सालों तक मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा ये वाली बात सच नहीं होगी कि जिसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ये राज अभी खुलेगा, वो क्या होगा वो बाद में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो, कैपिटल मतलब कोई एसेट खरीदने के लिए या एसेट्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू इंप्रूव करने के लिए। मतलब कुछ खर्चे कई बार ऐसे होंगे कि जिससे मेरे पास कोई एसेट नहीं आएगा, जिससे मेरे पास कोई एसेट्स नहीं आया, ना मशीन आई, ना फर्नीचर आया, ना बिल्डिंग आया, लेकिन फिर भी हम उसको एसेट्स मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड। दोबारा सुनो, कई बार मेरी जेब से ऐसा पैसा जाएगा जिससे मेरे पास कोई फिजिकल फॉर्म में एसेट्स नहीं आएगा, ना तो टेंजिबल ना इंटेंजिबल, लेकिन फिर भी हम उसको अपना एसेट्स मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड्स। बच्चों, उसी को फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। मैंने छोड़ दिया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा, वो आगे का पार्ट है, तो वो यहीं का पार्ट था और मैंने बता दिया। कुछ एसेट्स ऐसे भी होंगे जिनको आपको एसेट्स मानना पड़ेगा, लेकिन एसेट्स का कोई क्रिएशन होगा नहीं वहाँ पर, लेकिन क्योंकि अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कहेगा नहीं आपका ये एसेट है, और वो क्यों है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, वो मैं लिख के दिखाऊंगा पूरा कि क्यों होता है। पहले हम एक काम करते हैं, जो कैपिटल और रेवेन्यू है उसका मीनिंग यहाँ से पढ़ लेते हैं और फिर आते हैं अगले वाले पे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो फ्लो चार्ट बना हुआ है एक्सपेंडिचर में, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू मैंने अभी बताया नहीं, उसको छोड़ दो आप कैपिटल और रेवेन्यू वाला देखो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल में लिखा हुआ है इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। वही मैंने बताया, या तो एसेट खरीदने के लिए या एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मैं बता चुका हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। वही मैंने बताया कोई इंस्टॉलेशन का भी है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। रेवेन्यू में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड, या कंज्यूम लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट ऑल्सो एग्जॉस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कह रहा है जिस साल खर्चा करा उसी साल उसका बेनिफिट मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, सर्विस, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आप ये समझो, आप एग्जाम्पल याद मत करो, कई बार होगा ऐसा कि एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, रेवेन्यू वही बताऊंगा मैं। तो आप ये याद रखो कि जो खर्चा आपने करा सेम अकाउंटिंग पीरियड में आप उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट या कंज्यूम कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और किसी एसेट को खरीदने या एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर एक लाइन में बता दो, जो P&L अकाउंट को इफेक्ट करेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सही कोई खर्चा ऐसा बताओ जो दोनों जगह इफेक्ट डालता हो, तो वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो थोड़ा P&L पे भी इफेक्ट डालेगा, थोड़ा बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट डालेगा। अब आ जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू पे। डेफर्ड रेवेन्यू बच्चों वो होता है जिसका ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो रेवेन्यू होगा
वो रिवेन्यू ही होगा, ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आने वाले कुछ सालों तक मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। तो अगर वो 1 साल से ज़्यादा में बेनिफिट ड्राइव होगा, रिवेन्यू खर्चा है लेकिन बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा ड्राइव होगा, तो वो डेफर्ड रिवेन्यू, डेफर्ड से ही नाम से पता लग रहा है फ्यूचर, डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर में जिसका बेनिफिट मिलेगा वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे मीनिंग पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाना स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहे हैं इट रेफर्स टू अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू अक्रू टू अ फर्म इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सम एग्जाम्पल्स और हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी आपको समझ नहीं आएंगे, नए नए शब्द हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर बताना पड़ेगा, अंडर राइटिंग कमीशन, तो वो बहुत ज़्यादा अभी आगे नहीं जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझना स्टार्ट करते हैं हम सिंगल एग्जाम्पल से। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे आप समझेंगे इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। मान लो जब रिलायंस जियो मार्केट में आया था, जब रिलायंस जियो मार्केट में आया था तो उसने जियो जब लॉन्च करा था तो उस पर हैवी एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चलाना पड़ा था, बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चलाना पड़ा था। मान लो इस कैंपेन में उसका 10 करोड़ रुपए खर्चा होगा, मान लो इस कैंपेन में उसका 10 करोड़ रुपए खर्चा होगा, 10 करोड़ रुपए खर्चा होगा। तो ज़रा मुझे बताओ, अब मेरे 2 अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, मैं इन शॉर्ट में यहाँ बना देता हूँ। एक P&L अकाउंट मेरा होगा, एक मेरा P&L अकाउंट होगा, एक होगा मेरा P&L अकाउंट और एक होगी मेरी बैलेंस शीट। जस्ट आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है, ये लाइबिलिटी साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट हमें बनाना नहीं है, अभी बनाने का काम तो बहुत आगे है बच्चों, 17वें 18वें चैप्टर में, अभी बनाना नहीं सिखा रहा मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। अब जरा मुझे कोई बच्चा ये बताओ, क्या इसका बेनिफिट मुझे इसी साल मिल जाएगा जिस साल मैंने ये खर्चा करा होगा 10 करोड़ रुपये पूरा? नहीं सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं इस खर्चे को यहाँ लिख दूंगा ना तो मेरा P&L अकाउंट उल्टा हो जाएगा, P&L अकाउंट में इतना भारी लॉस हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगी। इन्वेस्टर देखेगा तो वो कहेगा ये क्या हो गया, इनकी कंपनी में इतना लॉस। तो आप लॉजिकली सोचो ना, ये जो एडवर्टीजमेंट पे आपने खर्चा करा है, क्या इस खर्चे का बेनिफिट आपको उसी साल मिलेगा? मान लो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आने वाले 10 सालों तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे बताओ 1 साल का कितना हुआ सर? 1 करोड़ हुआ। 1 साल का कितना हुआ? 1 करोड़ हुआ। जो बेनिफिट आप 1 साल के अंदर अंदर ले लेते हो वो आपका P&L अकाउंट में डेबिट होगा पहले साल में। ये यहाँ पर पहले साल में आप 10 में से सिर्फ 1 करोड़ का बेनिफिट ले पाओगे। तो मुझे बताओ जो बचा हुआ 9 करोड़ हुआ, जो बचा हुआ 9 करोड़ हुआ, क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? जो बचा हुआ 9 करोड़ हुआ, क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो उसका बेनिफिट जब मुझे नहीं मिलेगा, जो बचा हुआ 9 करोड़ है, तो उसको मैं क्या मान लूँ? अपना एसेट मान लो सर। उसको क्या मान लूँ? अपना एसेट। यही तो पढ़ा था हमने। कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं सर। तो हमने इसको अपना एसेट मान लिया। फिर मान लो अगले साल, मैं इसी में लिख के दिखा दे रहा हूँ, अगले साल अलग अलग बनता है वैसे। फिर मान लो अगले साल, ये मान लो यहाँ बंद कर दिया। फिर अगले साल फिर 1 करोड़ आप P&L अकाउंट में करोगे डेबिट, क्योंकि 1 साल में 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा आपको खाली। बाकी का 8 करोड़ आप क्या करोगे? यहाँ पे क्रेडिट। फिर ऐसे ही अगले साल यहाँ 1 करोड़, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 6, 5, 4, फिर 3, 2, 1। समझ गए आप? मतलब जब आप अगले अकाउंटिंग ईयर में जाते जाओगे तो 1-1 करोड़ रुपये आप राइट ऑफ करते जाओगे। इसको राइट ऑफ करना कहते हैं। तो 1-1 करोड़ रुपये आप P&L में डेबिट करते जाओगे 1-1 साल, क्योंकि 1 साल में 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। तो जितना बेनिफिट आप ले लोगे 1 साल में, उसको आप अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लोगे और बाकी को आप अपना एसेट्स मान लोगे। तो जैसे ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सर ये 1 साल ऐसा आएगा जो यहाँ से 0 हो जाएगा। मुझे बताओ कोई बच्चा कि सर एसेट्स की वैल्यू क्या कभी निल हो सकती है? क्या एसेट्स की वैल्यू कभी निल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर मेरे पास फर्नीचर है तो फर्नीचर की वैल्यू कभी निल नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ बचेगा बच्चों। कूड़े के भाव में बिकता है वो, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। बिल्डिंग है तो वो गायब नहीं हो जाएगा, हवा में उड़ नहीं जाएगा। ये देखो हवा में उड़ गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एक बार 0 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक टाइम पर 0। कभी भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप खुद सोच लो ना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कोई गायब थोड़ी हो जाएगी, गल थोड़ी जाएगी, हवा में नहीं उड़ जाएगी। कुछ ना कुछ स्क्रैप बचेगा और स्क्रैप बिकेगा। मशीनरी का स्क्रैप बचेगा, स्क्रैप बिकेगा। फर्नीचर का स्क्रैप बचेगा, स्क्रैप बिकेगा।
तो जो भी एसेट्स होगा उसकी वैल्यू हमारी नील नहीं होगी, फिक्स्ड एसेट्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा नॉट आर रियल एसेट, ये मेरा रियल एसेट नहीं था। इसी को, जो एसेट मेरा रियल एसेट नहीं होता बच्चों, उसी को फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड था ये। फिक्टिशियस एसेट्स का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है रेवेन्यू ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं फिक्टिशियस एसेट्स की बात करूँ और उसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो उसमें मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को वहाँ एग्जाम्पल में डाल सकता हूँ। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको एक्रू होगा। मतलब अगर हमने एडवर्टीजमेंट पे 10 करोड़ खर्चा करा था और हमें लग रहा है कि आगे वाले 10 सालों तक हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, तो एक साल में बेनिफिट 1 करोड़, तो एक साल में 1 करोड़ यहाँ 9 करोड़ एसेट, फिर अगले साल 1 करोड़ यहाँ 8 करोड़ में एसेट साइड में, फिर 1 करोड़ यहाँ राइट ऑफ करेंगे, फिर 7 करोड़ एसेट साइड में। ऐसे 1-1 करोड़ करके धीरे धीरे करके P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक बार में 10 करोड़ हम डेबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी पहले कि P&L अकाउंट में वही खर्चा डेबिट होगा जिसका बेनिफिट आप उसी अकाउंटिंग ईयर में ले लोगे। तो आपने उसी अकाउंटिंग ईयर में 1 करोड़ बेनिफिट लेना है तो 1 ही करोड़ डेबिट होगा, बाकी आप अपना एसेट्स मानना पड़ेगा। और ये एसेट रियल एसेट नहीं होता, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, इसको एसेट्स मान लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुत एग्जांपल देके मैंने अच्छे से समझा दिया है। 3 टर्म और हैं, मैं उनको भी यहाँ पे साथ साथ समझा देता हूँ ताकि फिर मैं स्क्रीन पे आ जाऊँ अपनी। इसके जो अगले 3 टर्म आपके होंगे वो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक आपका रेवेन्यू है, एक आपका एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, और एक है आपका इनकम। ये 3 टर्म, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम। इसको चलो मैं समझाता हूँ आपको, वहीं मुझे इसमें ऐसा कुछ लिख के खास दिखाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, आते हैं दोबारा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा समझा भी दिया लिख के कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे, अभी तो ये वाले चैप्टर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तो लिखना ही लिखना है पूरा। ठीक है, तो ये अच्छा फिक्टिशियस एसेट्स भी पढ़ा देता हूँ एक बार ताकि आपको याद आ जाए। ये देखो, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच नीदर हैव एनी रियल वैल्यू नॉर हैव एनी फिजिकल फॉर्म बट आर कॉल्ड एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड। दीज आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, वही जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, वैसे 11th क्लास में फिक्टिशियस एसेट्स सिलेबस से हटा दिया गया है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हटा दिया गया है, लेकिन आप पढ़ो, 2-4 टर्म ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आएंगी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे आगे। ठीक है, क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि ये किसी और चैप्टर में डला हुआ है इसलिए। ठीक है ना, क्यों हटा दिया गया है मैं ये बता रहा हूँ, किसी और चैप्टर में डला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हटा दिया गया है। तो अब हम आते हैं अपने आगे के टर्म्स पे, हम आते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ वरना आप लोग पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये लो, तीनों एक साथ समझनी है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चे सीधे सीधे, इसको हम आगम कहते हैं हिंदी में। रेवेन्यू मतलब जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैंने बेचा और बेच के मुझे मिले 10 रुपये। ध्यान से सुनना, पेन को मैंने बेचा और बेच के मुझे मिले 10 रुपये। अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल कह लो, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट को बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके, वो रेवेन्यू होता है, पूरा अमाउंट। ये 10 का 10 रुपये मेरा रेवेन्यू होगा। अब मान लो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, मैं खरीद के बेचता हूँ, मैं कहीं और से लाता हूँ खरीद के फैक्ट्री से और फिर मैं अपनी दुकान पे बेचता हूँ। तो मान लो जहाँ से मैं खरीद के लाया था वहाँ से मुझे ये पड़ा था 4 रुपये का। ठीक है, मान लो सदर बाज़ार से मैं लेके आ गया, तो मैं सदर बाज़ार से जहाँ से लेके आया था ये पड़ा था मुझे 4 रुपये का, 4 रुपये का ये पड़ा था मुझे। तो 4 रुपये का मैं लाया था और 10 का मैंने बेचा, तो जितने में मैंने बेचा वो 10 रुपये क्या है मेरी रेवेन्यू। जितने में मैं लाया था वो मेरा क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया खर्चा। 10 रुपये कमाने के लिए मुझे 4 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे, 10 रुपये कमाने के लिए मुझे 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो वो एक्सपेंस होता है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया खर्चा। और जो दोनों का डिफरेंस होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, वो इनकम हो जाती है। तो 6 रुपये क्या हो गई मेरी इनकम। बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर आपने 4 का तो पेन खरीदा, आप दुकान पे बेच रहे हो, दुकान का किराया, आपने एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय की सैलरी, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं, अभी छोड़ दो ना उसको, अभी छोड़ दो उसे, वो कुछ और होता है, उसे प्रॉफिट कहते हैं। मैं अभी इनकम की बात कर रहा हूँ, अभी उसे छोड़ दो। अभी बस आप ये समझो मैंने 4 का खरीदा, 10 में बेचा, 4 रुपये मेरा एक्सपेंस कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं, 4 रुपये मेरी कॉस्टिंग, 10 रुपये मेरा सेल प्राइस, तो 6 रुपये मेरे क्या हो गए इनकम, जिसको आप सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट पढ़ते थे छोटी क्लासेस में। अभी आप इतना समझो, वो मैं आप समझाऊंगा। आप जो कह रहे हो कि सर ये भी तो खर्चे होते हैं, वो भी देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखो, और यही लिखा हुआ है अभी यहाँ पे फिलहाल जो मैंने बोला आप पढ़ लेते हैं।
रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट और रेंट रिसीव्ड और कमीशन, मतलब टोटल अमाउंट जो मिला, टोटल, कुछ अभी हटाओ मत उसमें से। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के प्रोसेस में जो खर्चा करते हैं तो एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेज, रेंट, कमीशन। एंड इनकम पे आ जाते हैं तो इनकम इज द सरप्लस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, जब रेवेन्यू एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाती है तो उसको इनकम कहते हैं, और इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड, उसी को प्रॉफिट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 70,000, तो इनकम कितनी हो गई सर? 20,000 हो गई। देखो इन दिस केस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 70,000 इट इज द रेवेन्यू एंड कॉस्ट अमाउंटिंग 50,000 इज द एक्सपेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू 20,000 इज द इनकम, दोनों का जो डिफरेंस है। सो इनकम इज एक्सप्रेस एज इनकम इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एंड इनकम को ही हम प्रॉफिट भी कहते हैं। लेकिन अभी आप वो बातें भूल जाओ, बहुत सारे खर्चे और भी होते हैं, मैंने सिर्फ कॉस्टिंग की बात करी है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। अभी छोटे छोटे टर्म्स हैं तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, वो जो मेन वाले थे वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। प्रॉफिट और इनकम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, हेडिंग दिखाई दे खाली आपको प्रॉफिट, वरना आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मुझे पता है जब स्क्रीन पे चीज़ें दिखने लगती हैं तो बच्चे फिर उसको पढ़ने पे फोकस करने लगते हैं और सुनते कम हैं, तो इससे अच्छा है उसको हटा ही दें। अब ऊपर वाला आप पढ़ते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने समझा दिया। प्रॉफिट 12वां टर्म, प्रॉफिट और इनकम एक ही बात है। प्रॉफिट भी मतलब जब मेरी रेवेन्यू ज़्यादा होगी और एक्सपेंस कम होगा तो वो प्रॉफिट होगा, और जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा रेवेन्यू कम होगी तो वो लॉस होगा। तो लॉस भी समझा दिया मैंने, आगे आएगा अभी। अब प्रॉफिट को ना बच्चे दो पार्ट में यहाँ बांटा हुआ है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली कॉस्ट अगर हम माइनस कर दें, उसको बनाने में जितना खर्चा आया। जैसे मान लो मिठाई की दुकान है मेरी और मिठाई बनाता भी खुद ही हूँ मैं, खुद बनाता हूँ खुद बेचता हूँ, तो दुकान पे तो बनती नहीं होगी, बनाने के लिए गोडाउन अलग से फैक्ट्री होगी। तो मान लो फैक्ट्री में मिठाई बनती है, वहाँ क्या क्या सामान लग सकता है मिठाई बनाने में? सर मिठाई का जो रॉ मटेरियल है वो लगेगा, जो फ्यूल है, गैस जो होती है वो लगेगी, जो सिलेंडर होता है वो सारी चीज़ें फ्यूल कहते हैं जिसे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी सर वहाँ की, ऊपर से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसा देना होगा काम करने का, वेजेस कहते हैं जिन्हें। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो गोडाउन में मिठाई बन के तैयार होती है, मान लो पर केजी की कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करी तो 1 किलो की कॉस्ट जो आ रही है वहाँ पे वो आ रही है मेरी 100 रुपीज़। कोई भी मिठाई हो 100 रुपीज़ मेरी 1 किलो की कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल, मतलब फ्यूल लगा के, रॉ मटेरियल लगा के, और जो वहाँ के लेबर हैं उनको दे के, और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करके वो मेरी आ रही है कितनी सर? 100 रुपये की कॉस्ट। क्या फैक्ट्री से मिठाई बिकेगी? डायरेक्ट बिक भी सकती है सर, क्या पता कोई और वेंडर हमसे खरीद के ले जाता हो और फिर खुद बेचता हो, हम उसको छोड़ देते हैं। अभी हम अपना देखते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री से अपनी दुकान पे लाए और हमने दुकान पे लाके उसको बेचा 400 रुपये किलो में। 400 रुपये किलो में कॉस्ट मेरी थी 100 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ सर? 300 रुपये। क्या ये रियल प्रॉफिट है? नहीं। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे खर्चे माइनस नहीं किए। मैंने क्या करा, 400 में मैंने वो मिठाई बेची और 100 रुपये मेरे बनाने में लगे थे। ध्यान देना, मैंने अभी फैक्ट्री की बात करी थी। जब आप उसको दुकान पे लाओगे तो आपकी दुकान का रेंट, दुकान की इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? क्या मिठाई को बनाने में उसका कोई यूज़ है? नहीं है सर। मिठाई के बनने में सिर्फ फैक्ट्री के अंदर के जो खर्चे हैं उनका ही यूज़ है, फैक्ट्री के अंदर के खर्चे। बाहर आप दुकान में लाए, फिर आपने मिठाई का एक डब्बा बनवाया, उसमें अपनी कंपनी का नाम लिखवाया, फिर आपने एक पैकेट बनवाया, उस पर अपनी कंपनी का नाम छपवाया, और फिर आप उसमें रख के दे रहे हो कस्टमर को, तो ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो इस्तेमाल हो, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ हो, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो मतलब क्या हुआ कि जब मैं अपने रेवेन्यू में से, या ये कह लो सेल्स में से, अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को हटा दूँ तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो 400 में बेचा, 100 रुपये बनाने में लगे, 300 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। अब मान लो जितने ऊपर के खर्चे थे, मान लो ऑफिस का रेंट, जो दुकान है दुकान का, शॉप का रेंट, शॉप की इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, हमने कुछ मार्केटिंग भी करवाई थी अपनी, कुछ एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलवाया था, वो सारे खर्चे, जो दुकान पे एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी, फैक्ट्री वाले नहीं, जो दुकान के एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी, जब मैंने ये सारे खर्चे जोड़े तो ये 150 रुपये और एक्सेस हो गया। तो ये 150 रुपये और एक्सेस हो गया, तो 100 रुपये तो बनाने में खर्चा और 150 रुपये ये,
तो हो गया ये 250 रुपये, 250 रुपीज़, और 400 में बेचा तो अब प्रॉफिट कितना 150। तो ये कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जब आप सेल्स में से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, मतलब वो गुड्स की कॉस्ट कौन सी, डायरेक्ट कॉस्ट, और ऊपरी खर्चे आप कितने भी करो वो आपके ऊपर है। ऊपरी खर्चे जितनी एडवर्टीजमेंट करवाओ, मार्केटिंग करवाओ, आप उसके अच्छे पैकेट में पैक करके दो, जितना कुछ आप करो वो सारी आपकी कॉस्ट, तो वो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट होता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर ये हम कैलकुलेशन जो है वो 17-18 चैप्टर में सीखेंगे। एक बार प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस of a business enterprise for an accounting period. Profit is normally categorized as gross profit and net profit. लिखा हुआ है gross profit is the difference between sales revenue over cost of goods sold. अब यहाँ पढ़ के समझ नहीं आएगा cost of goods sold क्या है, मैंने बता दिया। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे, ऊपर के खर्चे आप कितने करो उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे हैं, अगर वो वाले खर्चे हम माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, और जो एक्स्ट्रा खर्चे भी हमारे हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग में कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ खर्चे करने पड़ेंगे, दुकान भी तो खोलनी पड़ेगी, वहाँ पे एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, वहाँ की भी लाइटिंग होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनको भी जब हम हटा देते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंस, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू देन इट इज नेट लॉस। कह रहे सारे खर्चे माइनस कर देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कई बार नेगेटिव में चला जाता है तो वो लॉस भी हो जाता है। गेन क्या होता है सर, अगला गेन है। प्रॉफिट और गेन में बहुत फ़र्क होता है बच्चे, आम आदमी की भाषा में ये दोनों एक होते हैं, लेकिन आप अकाउंट्स के बच्चे हो, आपकी भाषा में ये एक नहीं हो सकते। प्रॉफिट खून पसीने की कमाई होती है, मतलब आप बिजनेस में सुबह से शाम तक लगे होते हो, आपके बिजनेस से कनेक्टेड होता है, वो प्रॉफिट होता है, वो रेगुलर नेचर का होता है। गेन किसी को कहीं से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो मेरा स्टेशनरी का काम है और किसी दिन मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया और उसकी वैल्यू 2000 थी, बेच दिया 3000 में, 1000 रुपये जो ज़्यादा मिला वो मैं अपना प्रॉफिट मान के अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, वो मेरा गेन है, वो मेरा फ़ायदा है। तो जो गेन होता है वो इरेगुलर नेचर का होता है। आप कौन बनेगा करोड़पति में इनकम जीत के आए, वो प्रॉफिट नहीं, वो गेन है। आपकी लॉटरी लग गई, वो प्रॉफिट नहीं, वो गेन है। तो जो गेन है वो इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब वो बिजनेस से कनेक्ट नहीं होता। देखो आप गेन क्या लिखा हुआ है, गेन इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज, मतलब हम यूज तो करते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, आपने हर जगह लिखा देखा होगा, दोनों में लेकिन फर्क है। तो क्या कह रहा है, दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 40,000 और हमने 50,000 में बेच दिया, तो 10,000 का जो सरप्लस जनरेट होगा, वो जो 10,000 का सरप्लस होगा उसको हम गेन कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे, उसे गेन कहेंगे। अच्छा फिर लॉस भी मैंने बता दिया, उल्टी सिचुएशन हो जाए कि मान लो रेवेन्यू तो कम आई और खर्चे ज़्यादा हो गए, तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंस जब टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है 90,000 और एक्सपेंस है 1,20,000, लॉस हो जाएगा 30,000 रुपये, जो कैपिटल को घटाता है ठीक है। 2-3 टर्म और पढ़ लेते हैं ताकि फिर थोड़ा अगले वाले के लिए 6 लेक्चर में इसको क्वेश्चन आंसर के साथ हमें ख़त्म करना है। तो अगला है परचेज है, परचेज रिटर्न, सेल्स है, मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, सेल्स रिटर्न एंड गुड्स। तो सबसे पहले गुड्स को समझते हैं, फिर परचेज रिटर्न पे आएंगे। आप गुड्स समझो पहले क्या होता है, क्योंकि उसके बिना वो समझ नहीं आएगा। गुड्स का मतलब जिस चीज़ में बिजनेस डील करे, जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है, मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी का काम है मेरा, तो स्टेशनरी पेन, पेंसिल और जो आपके रजिस्टर और जो भी स्टेशनरी के आइटम है वो सारे मेरे लिए गुड्स होंगे। अगर मेरा फर्नीचर बेचने का काम है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा, ठीक है। अगर मेरा क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल का, या फिर वो कह लो आप गाड़ियाँ या 2 व्हीलर्स का बेचने का काम है, तो वो मेरे लिए मेरा गुड्स होगा। गुड्स का मतलब जिस चीज़ में बिजनेस डील करे वो गुड्स होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अलग अलग होता है। अकाउंट्स में फर्नीचर भी आपके लिए गुड्स बन सकता है, मतलब फर्नीचर आप कहोगे सर एसेट होता है, लेकिन जब मैं फर्नीचर का काम करूँगा और मेरा डीलिंग फर्नीचर में होगा तो फर्नीचर को मैं अपना गुड्स मानूंगा। समझ गए आप? यहाँ पे सिंपल सा है, जब भी किसी चीज़ में हम डील करते हैं उस चीज़ को हम अपना गुड्स मानते हैं, अकाउंट में हमें ऐसा कहा जाता है। अब आता है परचेज। जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो उसके साथ जो वर्ड जुड़ेगा वो जुड़ेगा परचेज। वैसे परचेज का मतलब होता है खरीदना, लेकिन कुछ भी खरीदना नहीं। यहाँ पे परचेज का मतलब सिर्फ गुड्स को खरीदना। अगर मेरा काम स्टेशनरी का है और मैंने फर्नीचर खरीदा तो फिर मैं उसको परचेज नहीं कहूँगा। अगर मैं परचेज कह रहा हूँ तो वो गुड्स के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होगा हमेशा अकाउंट में। तो परचेज का मतलब कि जब मैंने
कोई गुड्स खरीदा मतलब जिस चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है परचेज में, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। मतलब आपने जो चीज़ खरीदी अपने बिजनेस में बेचने के लिए या उसको बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए, उसको हम परचेजेस कहते हैं। तो वो गुड्स ही होगा, गुड्स ही बेचने के लिए खरीदा जाता है और गुड्स ही प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है, तो वो परचेजेस हो गया। ट्रेडिंग कंसर्न होता है तो डायरेक्टली खरीदा बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में पहले रॉ मटेरियल फिर मैन्युफैक्चर होता है फिर बेचा जाता है, वो समझा रहा है। फिर कह रहा है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। मान लो मैंने ये 5-10 पेन खरीदे थे, मेरे हाथ में है, इनमें से 10 पेन में से मुझे 2 पेन ऐसे लगे यार ये मुझे नहीं लेने चाहिए, ये गलत है, डिफेक्टिव पीस है ये, तो मैं वापस कर देना चाहिए। तो मैंने क्या करा, वो डिफेक्टिव पीस था, मुझे लगा ये मुझे नहीं, या डिफेक्टिव नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा खरीदने का, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि डिफेक्टिव है, मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं 10 में से 8 ही रखूँगा, 2 आप ले लो, तो 2 परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो व्हेन द परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू सम रीजन लाइक नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन और ड्यू टू सम डिफेक्ट, कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है, आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, आप जो चाहते थे वो नहीं मिला आपको, तो आप वापस कर दोगे। तो जो सामान खरीदा वो वापस हो जाए तो वो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड होता है। सेम कॉन्सेप्ट सेल्स में, जब भी कभी हम गुड्स बेचेंगे तो वहाँ पे वर्ड यूज होगा सेल, ठीक है। तो देखो सेल्स में क्या लिखा हुआ है, सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आगे लिखा हुआ है दैट आर डील विद बाय द फर्म। सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट, मतलब दोनों होगा। और एक नोट भी लिखा होगा इसमें, मैंने एक नोट भी डाला हुआ है, सेल ऑफ एन एसेट विल नॉट बी कंसिडर एज सेल। सेल ऑफ एन एसेट, अगर मैंने एसेट बेचा तो उसको सेल्स कंसिडर नहीं करेंगे। सेल का मतलब बेचना होता है जनरली, लेकिन अकाउंट्स में ना अलग होता है बच्चे। जब हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे और वहाँ लिखा होगा गुड्स परचेज और एक लिखा होगा फर्नीचर परचेज, तो जब फर्नीचर परचेज लिखा होगा तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब गुड्स परचेज लिखा होगा तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। हम गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। कहीं लिखा होगा फर्नीचर सेल, तो हम फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, वो भूल जाओ, भी नहीं समझ आएगा क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है, बस इतना समझो, मैं बता रहा हूँ कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब लिखा होगा गुड्स सोल्ड, तो हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट ना करके सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मतलब जब भी कभी गुड्स की बात होगी तो परचेज और सेल वर्ड अपने आप एसोसिएट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, मतलब जो सामान हमने बेचा वो वापस आ जाए, तो वो मेरा सेल्स रिटर्न। व्हेन सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय द परचेजर ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, दोनों नाम याद रखना। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। और गुड्स मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। यहाँ तक एक और आ जाते हैं, स्टॉक। कोई भी चीज़, मेरा जो गुड्स मेरे पास था वो अनसोल्ड रह जाता है ईयर के एंड में, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक क्या लिखा हुआ है एक बार मीनिंग यहाँ पे, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने बोला बिगनिंग और एंड, क्योंकि स्टॉक में भी 2 टाइप का हो सकता है। अगर वो एंड ऑफ द ईयर है तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जैसे मान लो 31 मार्च 2019 को कुछ सामान अनबिका रह गया तो क्लोजिंग, एक दिन बाद 1 अप्रैल 2019 को फिर दूसरा साल शुरू होगा, तो वही क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मतलब इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप, तो उसको स्टॉक कहते हैं। जो अनसोल्ड और अनयूज्ड रह जाता है, या तो बिगनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर। फिर ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका WIP का स्टॉक, रॉ मटेरियल का, पहले सॉरी, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है जो आप कच्चा माल लेके आए, रॉ मटेरियल, मान लो वुड लेके आया, वुडन का आपका फर्नीचर का काम है, आप वुड जो लेके आए, वुडन जो, वो रॉ मटेरियल का स्टॉक। लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी से आप चेयर बनानी स्टार्ट करिए और चेयर आधी बनी है अभी, 50% बाकी है, तो वो WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर। और जब वो पूरा बन जाएगा लेकिन बिका नहीं, ध्यान देना, चेयर बन के रेडी हो गई लेकिन सोल्ड नहीं हुई, तो वो फिनिश गुड्स का स्टॉक हो जाएगा। तो एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, एक WIP का स्टॉक होता है और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मटेरियल मतलब जो आप कच्चा माल लाए वो रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा रहा जब तक, फिर आपने उसको प्रोसेसिंग में लगाया, प्रोसेसिंग में जाएगा तो फिनिश प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा, तो वो WIP में स्टॉक रहता है, स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो बन के रेडी हो जाता है, रेडी फॉर सेल, लेकिन सेल नहीं हुआ, रेडी फॉर सेल मतलब सेल के लिए अब वो तैयार है, तो वो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाता है। तो देखो आपको स्टॉक में यहाँ पे मे बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टॉक भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक में पढ़ देता हूँ, टाइप्स ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे हम, ओपनिंग क्लोजिंग मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ स्टॉक में लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज गुड्स लाइंग अनप्रोसेस्ड विद द फर्म, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ वुड इन बिजनेस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और फर्नीचर इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वो मान लो वुड कह रहा है, तो फर्नीचर बनाने का अगर काम है तो जो वुड होगा वो रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड और स्टॉक ऑफ WIP, मतलब WIP कह लो या आप सेमी फिनिश गुड्स कह लो,
दैट इज गुड्स ऑन विच फर्दर प्रोसेसिंग इज येट टू बी डन, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ काम, कार्य प्रगति पर है, प्रोसेसिंग होनी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ अनफिनिश्ड चेयर, एंड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में लिखा हुआ है दैट इज गुड्स विच आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट बट लाइंग अनसोल्ड विद द फर्म, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ फिनिश चेयर। ठीक है, यहीं तक करेंगे आज हम, और फिर ट्रेड रिसीवेबल से हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोग अपना अच्छा सा कंप्लीट करके रख लेंगे। तब तक के लिए टाटा।